हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए डेस्टिनी फाइटर के पार्ट 12 को शुरू करते हैं। जितना वांगई खुश था कि वो कल बाहर जाने वाला है, उतना ही जिंगी परेशान हो गया। वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वांगई एक आज़ाद पंछी है और यहाँ आकर उसे ऐसा लग रहा है कि उसे पिंजरे में कैद कर दिया है। इसलिए घुमाने की बात सुनते ही वांगई इन लोगों को अपना तारनहार समझने लगा है। लेकिन जिंगी किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि वांगई की जिम्मेदारी उसके कंधे पर है। उसने वांगई के स्लीव्स को खींचा। वांगई, जो कल के मज़े के सपनों में खोया, झांझान की तरफ देख रहा था। जिंगी की तरफ मुड़ा। झांझान को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि वांगई उसे छोड़कर किसी और को देख रहा है, खास करके उसकी नज़रें। वो बिल्कुल भी उन नज़रों को अपने सामने से नहीं हटाना चाहता था। अपने में ही मगन वांगई जिंगी के स्लीव्स खींचने से डिस्टर्ब हुआ। उसने जिंगी से पूछा, तुम मुझे खींच क्यों रहे हो? जिंगी बेचारा सा मुंह बनाकर वांगी की तरफ देखने लगा। क्या उसे वांगी के सर पर मारना चाहिए ताकि वांगी कुछ समझ सके? इन अनजान लोगों से मिले हुए उन्हें 2 घंटे भी नहीं हुए और वांगई उनके साथ कल दिन भर घूमने की योजना बना रहा है। क्या पता ये लोग कैसे हैं? कहीं उन्होंने वांगी को उठवा लिया तो? शहरी लोगों के बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। क्या पता कौन भेड़ के खाले में भेड़िया बैठा है। जिंगी वांगी के कान में बुदबुदाया, क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? वेनिंग, जो हमेशा अपने मास्टर के साथ रहता था, उनका ख्याल रखता था, उसने तुरंत जिंगी की परेशानी भांप ली। उसने बाकी तीनों से कहा, मेरे मास्टर महल में काफ़ी ऊंचे ओहदे पर है, लोग उनकी काफ़ी इज्जत करते हैं। साथ ही उसूलों के बहुत पक्के हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो राज्य की सुव्यवस्था में बाधा डालने का काम करेगा। वेनिंग ने गर्व से कहा। तो जिंगी ने उसकी तरफ मुंह करके कहा, क्या सबूत है? वेनिंग ने तुरंत अपने पास का एंट्री बैज उसे दिखाया। उसे कहा, इसे हम बिना किसी रुकावट के महल के अंदर जा सकते हैं। उस चमकदार चीज़ को देखकर वांगी की आंखें चमक गई। उसने उसे टटोलते हुए कहा, ये तो काफ़ी सख्त है और चमकदार भी। झांझान मुस्कुराते हुए सोचने लगा, ये तो कितना सीधा साधा है। उसने वांगई और जिंगी से कहा, अगर किस्मत में होगा तो हम फिर से मिलेंगे। अभी के लिए बस हम दोस्त ही ठीक हैं, क्योंकि हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। कुछ दिनों में हम वापस से महल में जाकर काम करने लगेंगे। अभी तो हम छुट्टी पर है, इसलिए घूमने निकले थे। वेनिंग अपनी हंसी छुपाते हुए सोच रहा था, कब से आपको वापस से काम पर जाने की चिंता सताने लगी? उसका बस चलता तो अपने मास्टर के अभिनय पर वो ज़मीन पर रोल होता हुआ ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता। लेकिन वो एक ईमानदार सेवक है, इसलिए अपने मास्टर का भेद नहीं खोल सकता। वांगी ने उस लंबे आदमी की सारी बातें सुनी। वो खुद कई बार अपने नाना जी के साथ ऐसे लोगों से मिला था जब वो चेन समुदाय में था। उसके नाना जी ने भी काफ़ी सारे लोगों को काम पर रखा था। वो लोग सच में बहुत ही ईमानदार और अच्छे लोग थे। ऐसे लोग जो राजा खुद अपने लिए नियुक्त करता है, वो लोग हमेशा ही भरोसे के काबिल होते हैं। यही सीधी सादी सोच वांगई की थी। वो महल में काम करते हैं, उन्होंने हमारी मदद भी की और हमारे पास पैसे भी तो नहीं है, तो हमसे क्या चुराएंगे? वांगी ने जिंगी से सीधे सीधे कहा, जो भी उसके दिल में आया। झांझान ये सब देख रहा था। उसे सच में इस लड़की के साथ वक्त बिताना था। हम सिर्फ ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर सब लोग जाते हैं। फिर कैसा रहेगा? उसने सीधे सीधे बोल दिया। वांगई ने अपना सर इतने ज़ोर से हिलाया जैसे वो ज़मीन को टच करना चाहता हो। हारा हुआ जिंगी ये सब देख रहा था। उसे पता था अब वांगई को मनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, हमें देर हो रही है, हमें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा, वरना। जिंगी चुप हो गया और वांगी की तरफ देखकर उसे साथ चलने का इशारा किया। वो दोनों काफ़ी देर से यहाँ पर घूम रहे थे, खाना भी खा चुके थे, वो भी भरपेट। अब उन्हें किसी के पकड़ में आने से पहले घर पहुँचना था। चलो चलो चलते हैं, भैया भी आते ही होंगे, वांगी बोला। तुम्हारे भाई का नाम क्या है? झांझान ने जिज्ञासा के चलते पूछा। झांझान, जो वांगई को लड़की समझ रहा था, उसे लग रहा था कि इस लड़की को अपने भाई की बहुत चिंता है। खिलखिलाकर हंसते हुए वांगी बोला, मैं घर से चुपके से निकला हूँ, तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। जिंगी की जान तो गले तक आकर अटक गई थी जब उसने वांगई की बात सुनी, लेकिन अब जाकर उसने राहत की सांस ली। वांगई इतना मासूम और सच्चा है कि वो सच बोल देगा, लेकिन बात को घुमाएगा नहीं। लेकिन जिस तरह से वांगई ने बिना अपना राज खोले बात को संभाल लिया, जिंगी उस पर गर्व करने लगा। वैसे भी ये लोग अगर राजमहल से है तो उन्हें ज़रूर लान परिवार के बारे में पता होगा, इसलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया करना ठीक नहीं है।
जिंगी ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ चलो, जल्दी घर चलते हैं, इससे पहले कि कोई हमें ढूंढ ले। वांगी ने हाँ में सिर हिलाया और जानजान की तरफ देखकर कहा, अच्छा चलो, कल मिलते हैं, कल मैं तुम्हें पक्का पैसे दे दूंगा। जानजान ने बेआदे मन से उसे विदा करते हुए कहा, कल मिलते हैं। निंग भी ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ हिलाते हुए कह रहा था, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। वो अपने मास्टर को चिढ़ाना चाहता था। जानजान ने उसके सर पर अपनी म्यान तलवार से चपेट मारी। आउच! निंग ने कहा। तो जानजान ने कहा, तुम्हारे लिए यही सही है। राजकुमार, आप कल की भेंट के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? निंग ने पूछा। जानजान, जो असल में तीसरे राजकुमार झांशियान है, उसका भी राजकुमार वाला मोड ऑन हो गया। उसने कहा, क्योंकि मैं अपने पैसे वापस पाना चाहता हूँ। निंग ने आंखें छोटी करते हुए कहा, इतने से पैसों में तो आपके पैसों की थैली भी नहीं आएगी। राजकुमार होने के नाते झांशियान का रहन सहन काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो जब यात्रा करता था तो सीधे सादे कपड़े पहनना पसंद करता था, ताकि वो लोगों से अलग ना लगे और उसकी पहचान छुपी रहे। जान ने निंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है, फिर ये रकम मैं तुम्हारी तनख्वाह में से काट लूँगा, क्योंकि मुझे लगता है तुम बड़े दरिया दिल हो। राजकुमार झांशियान वेन निंग को बहुत ही अच्छे तरह से जानता था। उसकी बस एक ही कमज़ोरी थी, उसकी तनख्वाह। निंग ने बहुत परेशान होकर कहा, नहीं नहीं, मुझे अपनी बूढ़ी दादी माँ का ख्याल रखना है, इसी तनख्वाह से तो मेरा घर चलता है। वेन निंग अपना मासूम सा दुखी चेहरा बनाकर राजकुमार की तरफ देखने लगा। राजकुमार का चेहरा सख्त बन गया, उनकी आंखें छोटी हो गई और उन्होंने वेन निंग की तरफ देखकर कहा, पिछली बार तो तुमने कहा था कि तुम्हारी दादी मर गई है। वेन निंग ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और फिर कहा, ठीक है, बस मेरी तनख्वाह मत काटना, मैं वही करूँगा जो आप चाहोगे। ठीक है, फिर हमारे लिए एक अच्छा सा इन ढूंढो। झांशियान ने वेन निंग से कहा। क्यों, क्या आप वापस नहीं जाना चाहते? वेन निंग ने पूछा। नहीं, एक बार अंदर चले गए तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा, झांशियान ने कहा। असल में झांशियान और वेन निंग पिछले 1 महीने से यात्रा कर रहे थे और आज वो घर लौटने वाले थे, इसलिए महाराज ने झांशियान के लिए दावत रखी थी। लेकिन अगर वो घर लौटा तो कल दोबारा इस लड़की से मिलने नहीं आ पाएगा, इसीलिए उसने आज घर लौटने का इरादा बदल दिया। इधर वांगी और जिंगी भी चुपके से अपने घर लौट आए। वांगी ने तुरंत जिंगी को उसके नहाने का इंतज़ाम करने के लिए कहा, क्योंकि ऐसे छुपकर बाहर निकलने का अनुभव वांगी को बहुत ज़्यादा था। अपनी मम्मा के देखने से पहले वो नहा धोकर साफ सुथरा हो जाता था और आज भी शिचेन के आने से पहले वो अपने शरीर से धूल मिट्टी और खाने की खुशबू को हटाना चाहता था। वांगई के कहे अनुसार जिंगी ने तुरंत वांगई को नहलाया। वांगई अपने कमरे में आकर अपने बाल सुखाने लगा और जिंगी नहाने के लिए चला गया। लान परिवार का होने के नाते वांगई के आसपास कई सारे नौकर होने चाहिए थे, लेकिन चिंग ने उन सबको हटवा दिया, क्योंकि वांगई एक गैर था और इस सच्चाई को पूरा परिवार छुपा कर रखना चाहता था। इसलिए जिंगी के सिवा किसी को भी वांगई के पास जाने की अनुमति नहीं थी। वांगई अपने कमरे में आकर घुटनों तक लंबे काले घने बाल सुखाने की कोशिश कर रहा था। तभी सिचेन वहां से गुजरा। उसने देखा कि वांगई अपने बाल सुखाने की कोशिश कर रहा है। उसे बहुत बुरा लगा। उसकी माने तो दर्जनों नौकर वांगई के आसपास घूमने चाहिए थे, उसकी सेवा करने के लिए, उसकी हर बात मानने के लिए, लेकिन वांगई को ऐसे अपने काम खुद ही करने पड़ते हैं। सिचेन वांगई के कमरे की तरफ चल दिया। वांगई ने अपने कमरे की तरफ आती कदमों की आहट सुनी, साथ ही उसने तलवार की आवाज़ भी सुनी। जब सिचेन दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो वांगई उसके पीठ पर कूद गया। काफ़ी सारे बचपन के लम्हे जो वांगई के साथ बिताने थे, सिचेन उन्हें आज भी याद करता था। उसने मुस्कुराकर वांगई को टाइटली पकड़ लिया और उसे गोल घुमाते हुए बोला, तुम कितने साल के हो? तो वांगई बोला, 3 साल का। सिचेन ने कहा, क्या तुम बड़े नहीं होना चाहते? वांगई ने कहा, बिल्कुल नहीं। सिचेन ने वांगई को नीचे उतार दिया और उससे कहा, चलो मैं तुम्हारे बाल सुखा देता हूँ। आईने के सामने चुपचाप भीगी बिल्ली की तरह बैठे वांगई ने अपने भाई से कहा, भैया मुझे कुछ सिक्के चाहिए। हाँ, लान महल में तुम्हें सिक्कों की ज़रूरत कब से पड़ने लगी? सिचेन ने पूछा। अभी तो नहीं, लेकिन जब मैं फिर कभी बाहर जाऊंगा, मेरा मतलब है राजमहल जाकर फिर कभी बाहर जाऊंगा, तब तो मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है ना। वांगी ने अपनी बात स्पष्ट की। सिचेन ने एक पल के लिए सोचा और हाँ में सिर हिलाया। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं मुनीम जी से कह दूंगा कि वो तुम्हें सिक्के दे दे। पर पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारा दिन कैसा रहा?
हाँ, मैं बहुत घूमा और अच्छा अच्छा खाना खाया, वांगी ने बताया। तो सिचेन ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये महल बहुत बड़ा है, लेकिन अगर तुम चाहो तो पीछे के पर्वत पर भी जा सकते हो। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो वहाँ पर शिकार के लिए जाना, वहाँ पर फल भी बहुत अच्छे होते हैं। बस नौकरों से कह देना कि तुम्हें क्या चाहिए। वांगी ने प्यारी सी गुड़िया की तरह सिर हिलाया। सिचेन ने मुस्कुराकर उससे कहा, चलो पहले मेरे कमरे में चलते हैं, मैं तुम्हें मेरे पास के सिक्के देता हूँ, कल मैं मुनीम जी से और ले लूँगा। आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो, वांगी हमेशा की तरह चहचहा कर बोल पड़ा, जिसके सामने सिचेन कभी भी नहीं जीत पाता। वांगई ने अपने दादा दादी और बड़े भैया के साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद वांगई और जिंगई फिर से कमरे में आ गए। जिंगी ने वांगई से कहा कि कल तुम्हें एल्डर चेंग ने दिया हुआ निडल सूट पहनना है। वांगई ने पाउट करते हुए आंखें रोल की, लेकिन फिर हाँ में सिर हिलाया, जिससे जिंगी खुश हो गया। कल के बारे में सोच सोच कर वांगी को नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। काफ़ी देर तक करवटें बदलने के बाद आखिरकार वो सो गया। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सिचेन तलवारबाजी की तैयारी कर रहा था। लान परिवार का वारिस होने के नाते उसे अगले सेनापति पद की तैयारी जो करनी थी। वैसे उसने वांगई को भी सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन चिंग का कहना था कि वांगई अपनी कला में माहिर है। वांगई सुबह जल्दी उठने वालों में से नहीं था, इसलिए उसकी ट्रेनिंग हमेशा शाम को खाना खाने से पहले होती थी, जो हमेशा ही थोड़ी सी और जल्दी निपट जाती थी, क्योंकि राजमहल में जाने की वजह से उसके पास हजारों अंगरक्षक होंगे। वहाँ पर शायद उसे कभी भी खुद लड़ने की नौबत नहीं आएगी। काफ़ी देर तक शिद्दत से अभ्यास करने के बाद सिचेन वापस घर में आया। जब वो वांगई के कमरे से होकर गुजर रहा था, तब उसने वांगी की खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ सुनी, जिसे जानकर सिचेन के दिमाग में पहला सवाल आया, आज सूरज किधर से निकला है? सिचेन ने कमरे में झांक कर कहा, वांगई, तुम इतनी जल्दी उठ गए और इतने खुश क्यों हो? वांगई ने चहचहाते हुए कहा, भैया, आज बहुत सुहाना दिन है और मैं बहुत सारे मज़े करने वाला हूँ। सिचेन को उनकी कल की बातें याद आ गई। उसने सोचा कि आज फिर से एक बार वांगई महल में ही खूब सारा मज़ा करने वाला है। सिचेन मुस्कुराकर उनके साथ कुछ बातें करके वहां से मिलिट्री कैंप के लिए चला गया। आज वांगई ने नीले रंग के रोब्स पहने थे। जिंगी उसे बार बार काले रंग का नकाब पहनने की जिद कर रहा था, लेकिन वांगई ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि वो उसके रोब्स के रंग के साथ मैच नहीं करता। वांगई ने अपने चेहरे पर हल्के नीले रंग का नकाब पहन लिया, जिससे उसका चेहरा बिल्कुल भी छुप नहीं रहा था। उसने जिंगी की तरफ मुड़कर कहा, मैं हैंडसम दिख रहा हूँ ना? जिंगी अपनी हंसी छुपाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वांगई को नहीं पता था कि खूबसूरती को किस तरह से नापा जाता है। वांगई इन कपड़ों में बहुत ही प्यारा और खूबसूरत दिख रहा था, ना कि हैंडसम। मैं भी शिचेनगा और झांझान की तरह हैंडसम दिखूंगा, वांगई बोल रहा था। वैसे झांझान और शिचेन का कोई मुकाबला नहीं था, इसलिए जिंगी वांगई की बातें चुपचाप सुन रहा था। और इधर वांगई और जिंगी चुपके से किचन के रास्ते फिर से एक बार घर से बाहर निकले। आज दोनों काफ़ी देर तक शहर में ऐसे ही इधर उधर घूमते रहे। शायद वो रास्ता भूल गए थे, क्योंकि कई गली नुक्कड़ पार करने के बाद भी वो उस जगह पर नहीं पहुंच पाए थे जहां पर उन्होंने मिलने का वादा किया था। इधर झांशियान और वेनिंग 8:30 बजे से ही उन दोनों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। देखा, मैंने कहा था ना, वो हमारे पैसे लेकर भाग जाएंगे, वेनिंग ने कहा। झांशियान भी कुछ परेशान था, इसलिए नहीं कि उसके पैसे चले जाएंगे, बल्कि इसलिए कि पता नहीं कब वो पर्दानशी लड़की से फिर से मिल पाएगा या नहीं। उसने चिढ़कर निंग से कहा, अगर तुमने चुप नहीं किया तो मैं दोबारा तुम्हारे मुंह में बन ठूस दूंगा। जब तक मेरी तनख्वाह नहीं कटती है, मेरे लिए सब कुछ ठीक है, निंग बुदबुदाया। फिर ठीक है, मैं तुम्हारी दुगनी तनख्वाह काट दूंगा, झांशियान ने कहा। निंग उसका विरोध करने वाला था, लेकिन तभी उसने देखा कि झांशियान की आंखें चमक गई है। उसने उस दिशा में देखा जहाँ पर झांशियान देख रहा है। उस तरफ से वांग वांग और जिंग जिंग चले आ रहे थे। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और